तो नमस्कार भाइयों एंड बहनों, द एडुकेटेड गोस्ट इज बैक। तो ये हम लोग का द लास्ट बाइट फॉर क्लास 10th मैथ्स क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर को अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो गाइस रेडी हो जाओ एक पावरफुल धमाकेदार सेशन के लिए। पर ना इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने से पहले पीवाईक्यू ट्रेंड को देख लेना चाहिए कि ये चैप्टर हम लोग के लिए वाकई में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। तो अगर हम लोग पीवाईक्यू ट्रेंड को फॉलो करें तो हम लोगों को नजर आएगा कि 2025 में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम उससे पीछे चले जाएं 2024 में तो उस बार भी हम लोग को 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था इस चैप्टर से। अगर हम उससे पीछे एक साल और चले जाएं 2023 में तो वहां पर भी हम लोगों को इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकाल करके देखें तो हम लोगों को अप्रॉक्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल वेटेज की बात करें तो 7.5% होता है। यानी कि ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ करके हम लोग आराम से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी है एंड स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए इस चैप्टर को अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे डिजिट्स एंड विद द डिजिट जीरो, एंड थर्ड पार्ट में हम लोग देख लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आराम से कवर करेंगे 4 पार्ट्स में। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट 1 को समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग रियल नंबर का पार्ट 1 यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं। आखिरकार ये होता क्या है? तो इसको पढ़ने से पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, 2 टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं आखिरकार कंपोजिट नंबर होता क्या है एंड प्राइम नंबर, देन उसके बारे में हम लोग समझेंगे तो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में, तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे ना 2 टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक टर्म होगा मेरा कंपोजिट नंबर और एक टर्म होगा मेरा प्राइम नंबर। इन दोनों के बारे में हम लोग को समझना है यहाँ पे कि आखिरकार ये नंबर्स होते क्या है, एंड देन फिर इस थ्योरम को समझेंगे। देखो अगर हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ना हम एक काम करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से, एक नंबर 6 ले लिए हैं, ठीक है। अपने मन से हम कोई सा भी एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं 6, और अगर हम बोले 6 का फैक्टर बताओ। अब सवाल आता है फैक्टर क्या होता है, तो इसको भी एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो 6 कौन कौन से नंबर के टेबल से डिविजिबल है। तो 6 1 के टेबल में आ जाता है, 6 2 के टेबल में आ जाता है, 6 3 के टेबल में आ जाता है, 6 6 के टेबल में आ जाता है। तो ये जो नंबर्स हम यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 6, तो यही मेरा क्या कहला जाएगा, फैक्टर्स कहला जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालने बोला जाता है तो बस हमको ये लिखना होता है कि वो किन किन नंबर के टेबल से डिविजिबल है। तो 6 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 6 हो गया। तो कंपोजिट नंबर अब हम लोग समझते हैं। तो देखो कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर मौजूद होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हमको देखने को मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे हम सपोज 5 ले लेते हैं और हम बोलते हैं 5 बताओ कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, यानी 5 का फैक्टर्स निकालने। तो हम क्या लिखेंगे, एक 1 लिख देंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, एक और क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया 1 एंड 5, ये क्या हो गया, 5 का फैक्टर्स हो गया। तो यहां पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इस 5 का सिर्फ और सिर्फ हमको 2 ही फैक्टर देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर देखने को मिला, एक 5 और एक 1। यानी वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक वो खुद हो जाएगा और एक 1 होगा, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। प्राइम नंबर यानी 2 फैक्टर, एक वो खुद हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कंपोजिट नंबर का, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर। 2 से अगर ज्यादा फैक्टर हमको देखने को मिल जाएगा तो वो नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो यहां पे ना हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का इस्तेमाल करके पहला थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये थ्योरम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम सिंपल एक एग्जांपल से समझा देते हैं ये थ्योरम है क्या, देन फिर डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन रीड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे ना हम एक अपने मन से नंबर कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर हम 12 ले लिए, ठीक है। अब अगर ये मेरा जो 12 है, ये 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो ये क्या है, एक मेरा कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
12 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये थ्योरम ये कहता है ना कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश हम करते हैं, जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 12 को 2 हम 3 लिख सकते हैं, जहां पे ये 2 और ये 3 क्या हो गया, मेरा प्राइम नंबर हो गया। यानी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पे बस एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम 12 को इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2। हो सकता है कोई इसको ऐसे लिख दे 2 × 3 × 2, या फिर कोई ऐसे लिख दे 2 × 2 × 3। तो मतलब यहां पे बस ये ध्यान में रखना है ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहां पे भी वही लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको इक्वल दिखा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ 12 है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, जहां पे ये 2 2 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज 60 ले लिए, 60 क्या है, मेरा एक कंपोजिट नंबर है, तो 60 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, जहां पे ये 2 2 3 5 क्या हो गया, प्राइम हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 651, ये भी क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 3 × 7 × 31, जहां पे 3 7 31 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो मतलब पहला थ्योरम हमको बस ये कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। और हमको ये ध्यान में रखना है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम 3 × 2 × 2 लिख दिए, यहाँ पे हम 2 को पहले लिख दिए, यहाँ पे हम 3 को बाद में लिख दिए, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। बस ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। उम्मीद करते हैं आपको पहला थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग जो थ्योरम पढ़े ना, उसे थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, शो डैट 5 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमको इस क्वेश्चन को शो करके दिखाना है कि ये मेरा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब कैसे हम शो करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो अभी जस्ट हम देखें, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, यही अभी देखे थे ना, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहां पे भी हमको इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ना, उसको बस 2 से ज्यादा फैक्टर के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करके बस दिखा देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। हम लोगों को गिवन क्या है, 5 × 11 × 13 + 13। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पे हम लोगों को 2 टर्म्स गिवन है, एक टर्म यहां पे मौजूद है, एक टर्म यहां पे मौजूद है। और दोनों टर्म को अगर हम गौर से देखें तो हमको नजर आएगा, दोनों टर्म में एक की ये जो 13 है यहां पे और यहां पे, ये दोनों जगह 13 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि यहां से मेरा 13 बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे पहला वाला टर्म में 5 × 11 बच जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, और ये 13 को हम बाहर निकाल चुके हैं, यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। अब इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व कर दे अंदर वाले को, तो हमको क्या नजर आएगा, 5 × 11 55 + 1, यानी कि इसको हम फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो 13 × 56 हो गया। और हमको तो पता है किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्लियरली क्या देख पा रहे, मोर देन 2 फैक्टर। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमको गिवन था उसको हम सॉल्व करके क्या लाके दिखा दिए, 2 से ज्यादा फैक्टर। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। सिंपल है, तो हम यहां पे सिंपल लिख देते हैं, क्लियरली। क्लियरली शॉर्ट में हम लिख रहे, ज्यादा लंबा लिखने की कोशिश नहीं कर रहे। क्लियरली मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गया। दिस इंप्लाइज 5 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर।
बस सिंपल इसी तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन को प्रूव करते हुए चलना है। तो उम्मीद करते समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा बस हमको यहाँ पे डेफिनेशन समझना है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा फैक्टर। तो हम क्या किए, इसी क्वेश्चन में से जो कॉमन पोर्शन था उसको बाहर निकाल दिया और सॉल्व किया, तो हमको क्लियरली नजर आ गया कि इसका दो से ज्यादा फैक्टर हो गया। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही कॉपी पेस्ट है, बस यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे हम लोगों को वेरिएबल देखने को मिल रहा है। बस सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट पी क्यू एंड आर बी 3 प्राइम नंबर्स। हम लोगों को पी क्यू आर यहाँ पे प्राइम नंबर्स दे दिया गया है और चेक करने के लिए बोला जा रहा है, चेक वेदर पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट और नॉट। हमको यहाँ पे चेक करके बताना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो जो काम पीछे कर रहे थे वही काम यहाँ भी करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको उतार देते हैं, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। और यहां पे हम देखेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है, यहां पे एक टर्म है, यहां पे एक टर्म है, दो टर्म है। अब दोनों टर्म में हमको देखना है कौन कॉमन है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं दोनों टर्म में हमको यहाँ पे एक ये जो क्यू वाला पोर्शन है दोनों में कॉमन है। यहां भी एक क्यू है, यहां भी क्यू है। तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यानी कि ये मेरा क्यू बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचा, P इंटू आर, P इंटू आर, और यहां पे क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। यानी कि इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, Q ब्रैकेट के अंदर PR प्लस 1, और इसी का एक किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो यहां पे हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं, यहां पे हमको मोर देन 2 फैक्टर नजर आ गया। जैसे कि ये मेरा एक फैक्टर हो गया इंटू ये मेरा दूसरा फैक्टर हो गया इंटू एक और फैक्टर। तो यहां पे भी हमको क्या नजर आ गया, मोर देन 2 फैक्टर। और अगर इसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो हम बोल देंगे कि ये जो गिवन नंबर है वो क्या हो गया, मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं क्लियरली P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू हैज मोर देन 2 फैक्टर। दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गया, और अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया यानी हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज इट इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग ना रियल नंबर का पार्ट 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग ना यहाँ का पार्ट 2 यानी कि डिजिट एंड्स विद 0 ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ना आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक दो सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिजिट एंड्स विद 0 का कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको ना नॉर्मल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जैसे हम एक नंबर अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज जैसे हम 10 कंसीडर कर लिए, और अगर हम बोले 10 का फैक्टर्स बताने, तो अगर नॉर्मल जैसे हम जूनियर क्लासेस में फाइंड करते थे फैक्टर, ऐसे ही ना फाइंड करते थे, 2 के टेबल में 5 बार में एंड 5 के टेबल में 1 बार में। तो यानी कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। अगर हम वही 20 की बात करें तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 और 4 5 20। अगर हम 30 ले ले तो 30 को हम क्या लिखेंगे, 2 3 6 5 30, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे बस हमको एक चीज ये ऑब्जर्व करना है ना कि अगर कभी भी कोई नंबर के एंड में 0 हमको नजर आ रहा है, अगर कभी भी कोई भी नंबर के एंड में हमको 0 नजर आ रहा है, तो उसके अंदर एक 2 और एक 5 एज अ फैक्टर हर बार हमको देखने को मिलेगा। एक 2 और एक 5 हर बार देखने को मिलेगा। यहां भी हम देख सकते हैं एक 2 एक 5, यहां भी देख सकते हैं। मतलब यहां पे सिंपल ये कहा जा रहा है ना कि अगर किसी भी नंबर का एंड 0 से हो रहा है तो उसका फैक्टर 2 और 5 हमेशा मिलने वाला है। 2 और 5 हमेशा मिलने वाला है। जैसे यहां पे भी हम एग्जांपल 60 का देख सकते हैं, 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमको एक 2 और एक 5 एज अ फैक्टर देखने को मिल गया। यहां पे हम देख सकते हैं क्लियरली एक 2 और एक 5 एज अ फैक्टर देखने को मिल जा रहा है। तो बस यहां पे हमको एक कंक्लूजन बस ये निकालना है ना कि अगर कभी भी कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से, अगर कभी भी कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से, तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाले हैं, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक 2 और एक 5
मिलने वाला है। हर बार एक 2 और एक 5 तो कम से कम मिलेगा ही। एक से ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 हर बार हमको देखने को मिलेगा। जैसे हम एक और एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं, सपोज 90 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 के टेबल में 45 बार में, फिर 3 के टेबल में हमको देखने को मिलेगा 15 बार में, फिर अगर हम बात करें 3 के टेबल में 5 बार में, एंड देन 5 के टेबल में 1 बार में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पे 90 को भी हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में, और यहां भी हमको देखने को मिल जा रहा है, यहां पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक 2 और एक 5 एज अ फैक्टर। अगर नंबर का एंड 0 से हो रहा है तो उसका जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टर के अंदर एक 2 और एक 5 हर बार हमको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस यहां पे ये देखना है कि अगर कभी भी किसी भी नंबर का एंड 0 से हो रहा है, किसी भी नंबर का एंड 0 से हो रहा है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक 2 और एक 5 हर बार हमको देखने को मिलेगा। एक 2 और एक 5 हर बार देखने को मिलेगा। बस हमको यहां पे ये ध्यान में रखना है। हम यहां पे हर एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि एक 2 और एक 5 कम से कम तो हर बार हमको देखने को मिल ही रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से रिलेटेड इस पे बेस कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम लोग समझ सके। तो देखिए हम लोगों को ना यहां पे एक सवाल दिया गया है, कैन 4 टू द पावर n एंड्स विथ अ डिजिट 0। क्या 4 का पावर n कभी भी 0 से एंड हो पाएगा? तो सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली फील करना चाहे तो उसको तो हम लोग ऐसे फील कर सकते हैं, जैसे कि 4 का पावर n है, तो अगर हम n के जगह 1 रखेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। n के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। 4 के जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तो 4 4 16 4 64 हो जाएगा। तो ऐसे ये तो आगे चलता जाएगा। हम देख के तो बता सकते हैं कभी 0 से एंड नहीं होने वाला, लेकिन हमको यहां पे इसको लिख के दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे हम लोगों को गिवन क्या है, 4 टू द पावर n गिवन है ना। तो 4 टू द पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और जो बाहर n है वो एज इट इज बाहर ही रह जाएगा। एंड इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 का पावर 2n देखने को मिल गया। तो यहां पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 4 टू द पावर n को हम 2 टू द पावर 2n लिख सकते हैं, और इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है एज अ फैक्टर। 5 कहीं भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 नजर आ रहा है। और अगर सिर्फ और सिर्फ 2 नजर आ रहा है तो ये 4 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो पाएगा। ये 0 से एंड तब हो पाता जब इसके अंदर एक 5 एज अ फैक्टर मौजूद होता। तो हम यहां पे क्या देख पा रहे, क्लियरली 4 टू द पावर n, यानी हम जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर। इसके पास सिर्फ 2 ही है एज अ फैक्टर, एंड इट विल नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर। 5 एज अ फैक्टर, इसके अंदर 5 मौजूद नहीं है। दिस इंप्लाइज 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। तो अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिए। 4 टू द पावर n को सिंपली सॉल्व किए, 2 टू द पावर 2n आ गया, यानी 2 टू द पावर 2n का मतलब इसके पास सिर्फ 2 एज अ फैक्टर है, यानी इसके पास 5 फैक्टर नहीं है। और अगर इसके पास 5 फैक्टर नहीं तो 4n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट एक थ्योरम देख करके आ रहे, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड कर सकता है जब उसके अंदर 2 एंड 5 एज अ फैक्टर मौजूद होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए एक और सवाल लगा लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ 8 टू द पावर n। यानी यहां पे हम लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 8n का यूनिट ये कभी नहीं हो सकता है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में गिवन है वो 8n है। तो हम लोग 8n को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं आखिरकार ये है क्या। तो अगर हम 8n की बात करें तो 8n को सबसे पहले तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 टू 4 टू 8 होता है ना, एंड होल में पावर हम n ले लेते हैं। एंड जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 टू द पावर 3n।
यानी यहां भी हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 8 टू द पावर n के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मौजूद है एज अ फैक्टर, 5 तो मौजूद है नहीं। और अगर इसके अंदर 5 मौजूद नहीं है, इसका मतलब 8 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होने वाला है। यानी कि यहां पे भी हम क्या देख पा रहे हैं क्लियरली, 8 टू द पावर n हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही है एज अ फैक्टर। इट विल नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, इसके अंदर 5 फैक्टर मौजूद नहीं है। दिस इंप्लाइज, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। और हमसे सवाल में भी यही पूछा जा रहा है कि कौन 8n का कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। तो 8n का यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8n के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर, 5 तो मौजूद ही नहीं है। और जब 5 मौजूद नहीं है तो 8n कभी भी 0 से एंड हो नहीं सकता है। और हमसे सवाल में वही पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ 8 टू द पावर n। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ना रियल नंबर का पार्ट 3 एलसीएम एंड एचसीएफ वाले क्वेश्चन में आ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यू नहीं पढ़ने वाले, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करने वाले। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग ना इसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक नंबर अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम एक नंबर 6 ले लेते हैं और एक नंबर, एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं। अब इन दोनों से हम लोग सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मल जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोग करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहां भी करेंगे। तो हम, मेरे पास पहला नंबर 6 है, 6 अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के टेबल में 3 बार में एंड 3 के टेबल में 1 बार में। यानी कि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 20 को, तो 20 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में 10 टाइम्स, 2 के टेबल में मेरा आ जाएगा 5 टाइम्स में एंड 5 के टेबल में आ जाएगा 1 बार में। तो यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको हम लोग कंप्रेस कर दे रहे हैं, कंप्रेस इन द सेंस ना जो रिपीटेड टाइम उसको हम लोग कंबाइन करके लिख दे रहे। तो ऊपर वाले में तो कोई रिपीट हुआ नहीं है, तो 2 इंटू 3 एज इट इज उतर जाएगा। नीचे वाले में हम देख सकते हैं 2 इंटू 2 2 बार हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 एंड इंटू 5 एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहां पे नॉर्मल काम किए, हमको क्या निकालना है, 6 और 20 का एक बार एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, एज इट इज लिख दिए। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जो जो रिपीटेड टर्म था उसको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालने सीख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, देख करके कनेक्ट करने में। तो जैसे एलसीएम, तो अब हम लोग क्या देखते थे जूनियर क्लासेस में, एलसीएम का मतलब क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो यहां पे 2 है, दोनों में 2 मौजूद है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, यानी कि 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 3 है, ऊपर 3 का पावर 1 है, नीचे तो है ही नहीं, यानी 3 का भी मैक्सिमम पावर 1 हो गया। उसके बाद हमको एक और नंबर नजर आया 5, यहां पे 5 का पावर 1 है, ऊपर तो है ही नहीं, मतलब 5 का भी मैक्सिमम फैक्टर का पावर 1 हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 12 5 60, यानी कि मेरा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो जो कॉमन फैक्टर होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब यह होता है कि पहला वाला जो 6 का फैक्टर है और 20 का फैक्टर है उसमें से कौन कॉमन है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये 2 दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है, और उस कॉमन फैक्टर में भी हमको स्मॉलेस्ट पावर को कंसीडर करना होता है। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और ऊपर में 2 का पावर 1 है, नीचे में 2 का पावर 2 है, यानी स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 2 का पावर 1 हो गया। यानी कि हम क्या ले लेंगे, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1 हो गया। बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, 3 ऊपर वाले में नीचे में नहीं है, 5 नीचे में ऊपर में नहीं है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर होगा नहीं। यानी एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या आ गया,
2 आ गया। और एलसीएम में हम लोग क्या लेते थे, हाईएस्ट पावर हर एक टर्म का। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, ले लिए। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ले लिए। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 ले लिए। इसको सॉल्व कर दिए तो इस तरीके से मेरा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया 6 एंड 20 का 60। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन टर्म है उसका स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन टर्म 2 था, उसका स्मॉलेस्ट पावर 1 हो गया, तो बस सिंपल मेरा 2 आ गया एचसीएफ। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग ना, एक और एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग इसको समझ पाए। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, एक एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं 12 और 18 का भी, ताकि हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े ताकि और अच्छे से हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो काम पीछे कर रहे थे वही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहला नंबर हम लोगों को 12 गिवन है, तो हम लोग को क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले अगर हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के टेबल में 6 टाइम्स, फिर मेरा 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 18 की, तो 18 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 के टेबल में मेरा 9 टाइम्स में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स, एंड अगेन 3 के टेबल में 1 टाइम्स। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2। इस तरीके से हम लोग कंबाइन करके लिख दिए। अब हम पहले एक काम करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है हर नंबर का हाईएस्ट पावर, हर नंबर का हाईएस्ट पावर। तो यहां पे अगर हम अच्छे से देखें तो यहां पे एक पहला टर्म है 2, दोनों में 2 मौजूद है। अब 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो हम लिख देंगे 2 का पावर 2। फिर बात करते हैं 3 का, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां 3 का पावर 1 है, यहां 3 का पावर 2 है, तो हम यहां 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब इसको जस्ट सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 9 36। तो मेरा पहला क्वेश्चन का एलसीएम का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। वही बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कॉमन टर्म। तो कॉमन सबसे पहले देखते हैं 2 क्या दोनों में मौजूद है, हाँ 2 दोनों में मौजूद है। अब दोनों में तो मौजूद है, लेकिन इन दोनों में से जो सबसे छोटा पावर होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी इसको कंसीडर कर लेंगे। 2 का पावर 1 हो गया, इनटू यहां भी देखना है 3 दोनों में मौजूद है, हाँ 3 दोनों में हमको मौजूद नजर आ रहा है। अब देखना है इन दोनों में छोटा पावर किसका है, इसका पावर 3 का पावर 1 है, यानी 3 का पावर 1 हो गया। अब इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया, यानी मेरा एचसीएफ का रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। बस हमको यह ध्यान में रखना है जो नंबर गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पावर को कंबाइन कर देंगे, एंड उसके बाद देखना है, पहला एलसीएम के केस में हर एक नंबर, इंडिविजुअल नंबर्स को हम लोगों को देखना है। अगर मान लो यहां पे मेरे पास रहता 5 का पावर 6 रहता, और यहां पे मान लेते हैं सपोज 7 का पावर 9 रहता, तो एलसीएम के केस में हमको यहां पे 5 का पावर 6 और 7 के पावर 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, क्योंकि यहां पे 5 का हाईएस्ट पावर 6 है, 7 का हाईएस्ट पावर 9 है। लेकिन एचसीएफ के केस में ये हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि एचसीएफ में हमको वही नंबर कंसीडर करना पड़ता है जो दोनों में कॉमन होता है। ये बस हमको ध्यान में रखना है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी को बस हम लोग एक बार क्या कर लिए हैं, रिकैप कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब ना हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने वाले हैं। यहां से हम लोगों को हर बार सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए यहां पे हम लोगों को एक थ्योरम बताया गया, थ्योरम इन द सेंस एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम लोग सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे कहता क्या, तो हम एक काम करते हैं ना, अभी हम जो लास्ट में एग्जांपल कंसीडर किए थे उसी एग्जांपल से आगे इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, प्रॉपर्टी को, देन फिर इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अच्छे से गौर करें तो अभी जस्ट हम कुछ देर पहले एक एग्जांपल सॉल्व किए थे जहां पे 6 और 20 हम लिए थे और इसका एक बार एलसीएम निकाले थे और एचसीएफ निकाले थे। तो अगर हमको याद होगा तो अभी जस्ट हम एलसीएम 6 और 20 का क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे, जो मेरा क्या आया था 60 आया था। और वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसका मेरा एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना वो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड ही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम किसी दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और उस एलसीएम के रिजल्ट को उस एचसीएफ के रिजल्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आने वाला है ना वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी हम लोगों को कोई भी दो नंबर दिया जाएगा, उसका एक बार हम एलसीएम निकाल लेंगे, दूसरी बार उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर वही मिलने वाला है जो इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मेरा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया है, और एचसीएफ कितना आया है, 2 आया। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। वहीं अगर हम 6 इंटू 20 करते हैं तो भी मेरा आंसर इस बार भी क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे, दोनों रिजल्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां भी वही लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों को कभी भी दो नंबर गिवन है, जैसे सपोज एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी हो गया, कोई भी दो नंबर है, हमको नहीं पता है, और इन दोनों का हमको एचसीएफ अगर पता है और एलसीएम भी पता है, अगर इन दो नंबर की मदद से हम एक बार एलसीएफ निकाले हैं और एक बार एलसीएम निकाले हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट भी वही आने वाला है जो रिजल्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलने वाला है। ये हम लोग को ये प्रॉपर्टी कहता है। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी दो गिवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी अगर हम करते हैं प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर का, तो वो किसके बराबर होगा, उन दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। यही चीज यहां पे कहा गया है। यानी ए इंटू बी करेंगे तो वो एचसीएफ ए इंटू ए बी का और एलसीएम ए बी का मिलने वाला है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट है, ये ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड हम लोग सवाल लगाएंगे ताकि अच्छे से और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक सवाल दिया गया है। यहां पे क्या कहा गया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23। कोई दो नंबर है मेरे पास, हमको नहीं पता, दो नंबर कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ दो नंबर का हम लोगों को गिवन है 23, और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम भी हमको बता दिया गया 1449, और इन दो नंबर में से कोई एक नंबर है मेरा 161, और हमसे इसका दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम गिवन उतार देते हैं। हमको यहाँ पे एचसीएफ बता दिया है, एचसीएफ कितना है मेरा इस सवाल में 23 बता दिया गया है। एलसीएम बता दिया गया है, एलसीएम कितना है मेरा इस सवाल में 1449 है। अब इन दो नंबर में से कोई एक नंबर 161, हम मान लेते हैं ए मेरा 161 है, ठीक है। लेट ए, हम ए को 161 मान लेते हैं। बी हमको नहीं पता है, बी हमको बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोलेंगे, अगर हम ए इंटू बी करते हैं यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। ये मेरा प्रॉपर्टी कहता है। अब ए हमको पता है कितना है 161 है, बी हमको नहीं पता है, एलसीएम हमको पता है 1449 है इंटू 23। अब हमको क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर प्रोडक्ट में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1449 इंटू 23 बाय 161। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 है, ये लास्ट में 9 है, तो 1 बार में और 161 9 से 9 1 9 9 6 54, हाँ ये 9 बार में कट जा रहा है, ये 1 बार में और ये मेरा 9 बार में कट गया। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 9 3 टाइम्स 27 का 7, हैंड में 2, 9 2 18 220, यानी मेरा बी का वैल्यू कितना आ गया 207 आ गया। बी का वैल्यू हमको मिल गया ना 207। तो यहां पे हम क्या किए, ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल किए, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो रहा, यहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे हमको क्या करना है, इसको याद रखना है। अगर ये रिजल्ट हमको मालूम रहेगा तो आराम से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को हर बार क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी फाइंड करने बोल दिया जाएगा, या ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ फाइंड करने दे दिया जाएगा, कुछ भी एक डेटा मिसिंग होगा, 3 डेटा हर बार हम लोगों को और गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर मिलने वाला, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है एंड हम लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ 98 28 का m दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ का वैल्यू m दे दिया है, यहां पे a भी हमको पता है, b भी पता है, एचसीएफ का वैल्यू m दे दिया है,
और एलसीएम 98 28 का n दे दिया है और हमको वैल्यू n-7m निकालना है। मतलब ना यहाँ पे हमको एक बार एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करना है और यहाँ पे जस्ट लाके वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ये तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन हो गया। यानी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्चुअली में 98 और 28 की मदद से एक बार एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 98 का यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 98 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में 4 बार में 8 और 1 19 बार में, फिर आ जाएगा 7 के टेबल में मेरा 7 बार में एंड 7 के टेबल में 1 बार में। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। और 28 की बात की जाए तो 28 को हम इसको भी ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 के टेबल में मेरा 14 टाइम्स एंड 2 के टेबल में मेरा आ जाएगा 7 टाइम्स एंड 7 के टेबल में 1 टाइम्स में ये आ जाएगा। यानी हम इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसको कंप्रेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 इंटू 7 टू द पावर 2 हम लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है हर नंबर का हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 हो जाएगा। 7 की बात की जाए तो 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 हो गया। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 जा 36 का 6, हैंड में बचा 3, 4 4 जा 16, 3 19। यानी कि 196 हो गया मेरा क्या, एलसीएम का वैल्यू। वहीं एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन टर्म का हाई लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉमन, तो यहाँ 2 दोनों में मौजूद है और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हमको यहाँ यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 का पावर 1 इंटू यहाँ पे 7 भी दोनों में मौजूद है और 7 का लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है। ये वाला यहाँ पे कंसीडर करना है, यहाँ पे ये वाला कंसीडर करना है। यानी 7 का पावर 1 हो गया, यानी 7 2 जा क्या हो गया, 14 हो गया मेरा एचसीएफ का वैल्यू। अब क्वेश्चन में दिया था एलसीएम जो है वो n है, मतलब कि 196 मेरा क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। और एचसीएफ यानी m दिया हुआ था, यानी m का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 14 मिल गया। यानी देखा जाए तो हमको यहां से मिल चुका है n का वैल्यू कितना, 196। और m की बात की जाए तो m का वैल्यू आ गया मेरा 14। तो बस इसको हम पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, n माइनस 7m ये फाइंड करना है। तो n के जगह पे हम लिख देंगे 196 माइनस 7 और m के जगह पे 14 लिख देंगे। 14 7 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 196 माइनस 7 4 जा 28 का 8, हैंड में बचा 2, 7 1 जा 7 2 190 सॉरी 98 आ गया। अब इन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 96 और 2 98 मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम हम नहीं किए हैं, जस्ट एलसीएम निकाले हैं और एचसीएफ निकाले हैं। और एचसीएफ का वैल्यू m दिया हुआ था, एलसीएम का वैल्यू n दिया हुआ था और जो क्वेश्चन फाइंड करने बोला उसके अकॉर्डिंग जस्ट हम लोग सॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है एंड p को कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और q को कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहां पे मेरा a और b क्या है, प्राइम नंबर्स है। और हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, एलसीएम निकालने के लिए बोला गया p एंड q का। मतलब हम लोगों को यहां पे एक p दे दिया गया है जिसका वैल्यू क्या है मेरा 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4 और एक q दे दिया गया हम लोगों को, q का वैल्यू क्या है 20 a क्यूब b स्क्वायर। और इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब सवाल ये आता है कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम नंबर का तो हम लोग आराम से निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है जो काम वहां कर रहे थे, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हम 18 और 20 को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। देखो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में और 3 के टेबल में 1 बार में। यानी कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a का पावर 2 है यानी a स्क्वायर इंटू b टू दी पावर 4 हो गया। वहीं अगर हम बात करें 20 की तो 20 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं
तो 2 के टेबल में मेरा आ जाएगा 10 टाइम्स में, फिर आ जाएगा 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, एंड 5 के टेबल में आ जाएगा 1 टाइम्स में। यानी हम इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू a का पावर 3 है, यानी a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब हमको यहां पे सवाल में क्या निकालने के लिए बोला गया है? एलसीएम निकालने के लिए बोला गया। तो एलसीएम कैसे निकालते थे? एलसीएम का मतलब होता था हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर। तो यहां पे अगर हम बात करें 2 का, तो 2 का दोनों में हाईएस्ट पावर मिला करके देखा जाए तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 हो गया। 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 का पावर 2। 3 की बात करें तो पूरे जो फैक्टर्स है सारे कंबाइंड फैक्टर में 3 का पावर 2 सबसे बड़ा फैक्टर है। 3 का पावर 2 हो गया। वहीं बात करें 5 का, तो 5 का सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे 5 का पावर 1 ही मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें a का, तो a का हाईएस्ट फैक्टर क्या है? a का पावर 3 है यहां पे। और वहीं अगर हम बात करें b के लिए, तो b का हाईएस्ट पावर कौन हो जाएगा? b का पावर 4 हो गया। एलसीएम में ना बस हमको हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर देखना होता है। हर एक नंबर, जितना नंबर मौजूद है, यहाँ पे 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5 मौजूद है, a मौजूद है, b मौजूद है, तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको लिख देना है। एंड जस्ट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट मिल जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का पावर 1 ही हो जाएगा, इंटू a का पावर 3 एंड b का पावर 4 हो गया। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20 और 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 a क्यूब b4, तो ये मेरा क्या आ गया? इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? जो पीछे काम करे थे वही काम करना है। जो हम लोगों को क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एलसीएम बोला है तो हाईएस्ट पावर उतार देना है। अगर एचसीएफ हमको बोलता तो कॉमन टर्म में से लोवेस्ट पावर उतार देते। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे सवाल कह दिया जाता है कि हमको एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन टर्म दोनों में क्या क्या है। देखते हैं 2 दोनों में मौजूद है और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है? 1 है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा एचसीएफ में 2 का पावर 1। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 दोनों में मौजूद नहीं, तो 3 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। 5 दोनों में मौजूद नहीं, तो 5 को भी कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, a दोनों में मौजूद है, तो a का हमको देखना है लोवेस्ट पावर क्या है। तो a का लोवेस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया। वहीं अगर बात करें b का, तो b भी दोनों में मौजूद है और b का लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा? b का पावर 2 हो जाएगा, यानी यहां b स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि मेरा एचसीएफ क्या हो गया? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। और एलसीएम 180 a क्यूब b4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ना अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? हम लोगों को यहां पे निकालने के लिए कहा जा रहा है The LCM and HCF of 12, 21, 15 respectively are। मतलब यहां पे ना हमको 12, 21 और 15 का एक बार LCM निकालना है और एक बार HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग उसी तरीके से यहां भी LCM HCF निकाल लेते हैं। जैसे 2 नंबर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे वैसे ही 3 नंबर के लिए भी फाइंड करना है। सिंपल वही प्रोसेस है, सारा काम सेम टू सेम है। पहला नंबर मेरा 12 है, उसके बाद मेरा दूसरा नंबर 21 है एंड तीसरा नंबर मेरा 15 है। तो बस एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले हम 12 का करते हैं, तो 2 के टेबल में मेरा 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 के टेबल में 1 टाइम्स। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि इतना तो हमको आइडिया लग गया है। 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। वहीं अगर हम बात करें 21 की, तो 21 को भी हम लोग इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। मेरा हो जाएगा 3 के टेबल में 7 टाइम्स एंड 7 के टेबल में 1 टाइम्स, यानी 3 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, जो एक जैसा दिख रहा है हम उसके नीचे ही लिख देते हैं, 3 इंटू 7 हो जाएगा। वहीं बात करें अगर 15 की, तो 15 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 15 का भी होगा 3 के टेबल में 5 टाइम्स एंड 5 के टेबल में 1 टाइम्स, यानी 3 इंटू 5। 15 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ना पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ, ताकि आसानी से हम लोग ऑप्शन से आंसर फाइंड कर सके। बाकी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बट पहले मैं बता दूंगा ऑप्शन से भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, तो तीनों में देखना है कॉमन क्या है। तो हम क्लियरली देख पा रहे तीनों में कॉमन क्या है, मेरा 3 हो जा रहा है, तीनों में कॉमन। यानी इस क्वेश्चन में एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरा पहला एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है। तो एचसीएफ यहां 140 दिया है, ये आंसर हो नहीं सकता है। यहां पे एचसीएफ 420 दिया है, ये भी नहीं हो सकता है।
यहाँ पे HCF 420 दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे HCF 3 दिया, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ये तो हम ऑप्शन से आराम से कट कर दिए, लेकिन हम लोग एलसीएम भी निकाल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल नंबर का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे एक 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही बात करें 3 का, तो 3 का सभी में तो पावर 1 ही है, तो 3 ही हो जाएगा। 3 का पावर 1। फिर मेरा दूसरा नंबर आता है 5। 5 का यहाँ पे पूरे में हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 5 हो जाएगा। फिर 7 की बात करें तो 7 का भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो 7 ही हो जाएगा। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 7 6 जा 42, यानी कि 420 मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग को देखने को मिलता है एग्जाम में तो घबराना नहीं, सिंपल, बहुत आसान है। क्या करना है? हर एक नंबर को उतारना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर तीनों में देखना है। 2 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर दिया हुआ होगा उसमें से कॉमन फैक्टर को ढूंढना है, उसमें से लोवेस्ट पावर को उतार देंगे, एचसीएफ मिल जाएगा। एलसीएम निकालना है, हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 लिख दिए। 3 मौजूद है, 3 का पावर 1 लिख दिए। 5 मौजूद है, 5 का पावर 1 लिख दिए। 7 मौजूद है, 7 का पावर 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड बना सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है और स्कोरिंग टॉपिक है। अभी भी बोल रही है, रियल नंबर 6 मार्क्स का जो आने वाला है एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग ना फोर्थ पार्ट यानी कि इरेशनल नंबर को अब हम लोग समझते हैं। तो इरेशनल नंबर होता क्या है? तो हम लोग ना एक काम करते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स हम लोग जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं, तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि हम अगर कोई सा भी नंबर कंसीडर कर लेते हैं और अगर हम उस नंबर को p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहां मेरा q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोल देते थे? रैशनल नंबर बोल देते थे। ये हम लोग जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो वहीं पे अगर कोई नंबर ऐसा भी होगा जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो जब कोई नंबर को अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं √2, तो √2 का वैल्यू 1.41 समथिंग होता है, 414 एंड समथिंग आगे होता है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वही अगर हम बात करें √3 की, तो √3 का भी वैल्यू होता है 1.732 एंड समथिंग, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें √4 का, तो √4 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 2 होता है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, यानी ये मेरा क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हो गया, यानी ये रैशनल हो गया। बाकी ये जो ऊपर का 2 नंबर है ये मेरा क्या कहला जाएगा? इरेशनल कहला जाएगा। क्यों इरेशनल कहलाएगा? क्योंकि इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। यानी इरेशनल नंबर क्या हो गया? वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। तो हम लोग डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर, इरेशनल नंबर एक नंबर है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऑफ 2 इंटीजर। कोई भी 2 इंटीजर हो सकता है, p/q मतलब यहां पे यही कहा जा रहा है कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब पॉइंट के बाद वो चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो बस हमको यहां पे यही ध्यान में रखना है कि वैसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद वो चलता जाए, खत्म हो ना, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर सिंपल है, बस ये चीज हमको ध्यान में रखना है। जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोल देंगे। अब ना हम लोग एक काम करते हैं, इरेशनल नंबर से रिलेटेड ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अभी सीख लेंगे ना, तो जब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लोग ना एक नंबर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, लेट एनी प्राइम नंबर, हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं एक प्राइम नंबर 3 ले लिए, ठीक है। 3 मेरा कोई भी प्राइम नंबर है, और अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे सपोज 3 एक प्राइम नंबर है, वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर 3 होगा वो 6 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा रिजल्ट है। अगर कोई प्राइम नंबर
किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब वही नंबर उसके स्क्वायर के बिना सिर्फ और सिर्फ नंबर जो मौजूद होगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो यही मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी वही चीज दिखा हुआ है। 3 36 को डिवाइड करता है 12 टाइम्स में, यानी कि 36 को हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हमको याद रखना है। जब हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर का तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, इफ पी बी एनी प्राइम नंबर, अगर पी मेरा कोई प्राइम नंबर है, पी मेरा कोई प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और नोट पॉइंट ये भी हमको ध्यान में रखना है। हम लोग ना एक टर्म के बारे में ध्यान रखते हैं, जैसे को प्राइम नंबर, जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। एक बार को प्राइम भी समझ लेते होता क्या है। को प्राइम नंबर का मतलब यह होता है ना कि कोई भी दो नंबर, हम कोई भी दो नंबर ले सकते हैं P एंड Q, इन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो 1 होगा, यानी ओनली वन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो कौन होगा? 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 4 लिखें और 3 लिखे, तो अगर हम 4 का फैक्टर देखें तो 4 का फैक्टर क्या होता है? 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा। 3 की बात करें तो 3 1 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो वैसा नंबर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, उन दो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी दो नंबर जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट जो भी हम सीखे हैं, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अब एक काम करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि रैशनल नंबर का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं पहले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को हमको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्टार मार्क कर दे रहे, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ √5 हो जाए, √2 हो जाए, √3 हो जाए, √7 हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो हम √5 के लिए प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे सेम प्रोसेस सारे नंबर के लिए होगा। तो √5 को अच्छे से हमको समझना है। तो इसको ना हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं करते, इसको हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करते हैं। हमको यहाँ प्रूफ करके क्या दिखाना है? √5 इरेशनल नंबर है ना, हम मान लेते हैं √5 को पहले रैशनल नंबर है। देखो इसको एकदम सिंपल तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम मान लेते हैं √5 मेरा इरेशनल नंबर है। लेट √5 बी रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं √5 मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। और अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी √5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पे हमको ये ध्यान में रखना है, p और q क्या है? मेरा को प्राइम नंबर है। p एंड q आर को प्राइम, ये मेरा को प्राइम नंबर है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो q इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। √5 q इज इक्वल्स टू p, इतना तो हम कर लेंगे। अब यहाँ √2 रहता तो भी यही काम करते, √3 रहता है वही काम करते, √7 रहता तो भी यही काम करते। उसके बाद हमको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा? √5 q का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का यानी 5 हो गया, इधर q स्क्वायर हो गया और इधर p स्क्वायर हो गया, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये 5 इधर प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब p²/5, यानी हम बोल सकते हैं p² 5 से डिविजिबल है। देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है ना, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना p² इज डिविजिबल बाय 5। तो वही चीज को हम यहां पे लिख दे रहे हैं, p² इज डिविजिबल बाय 5। p² क्या है? 5 से डिविजिबल है, ठीक है।
अब अगर देखो यहाँ पे 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p इज डिविजिबल बाय 5। हम बोल सकते हैं p इज डिविजिबल बाय 5, ये हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। इसको हम एक काम करते हैं, ऐसा हम कर लिया आराम से, तो हम इसको ना एक काम करते हैं, यानी हम p को बोल देते हैं p इज इक्वल्स टू 5k, यानी p को हम 5k के फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। और यहां पे जो ये मेरा रिजल्ट आया ना, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बताएं, हम रूट 5 को रैशनल मान लिए। अब अगर ये रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। p और q को हम को प्राइम नंबर मान लिए। अब ये q इधर डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमरेटर में आ गया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो इधर रूट 5 q का स्क्वायर, इधर p का स्क्वायर, रूट 5 q का स्क्वायर यानी 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहां हम क्लियरली देख पा रहे हैं p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल है, और अगर p 5 से डिविजिबल है यानी हम p इज इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं, और ये p इज इक्वल टू 5k को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखो यहां पे मेरा 5 था इसलिए 5 के लिए, अगर यहां 2 रहता तो 2 के ले लेते, अगर यहां 7 रहता तो यहां 7 के ले लेते। यहां पे जो नंबर रहेगा यहां पे भी वही लेना, सेम क्वेश्चन रहेगा अलग अलग वैल्यू के साथ, बट अप्रोच बिल्कुल सेम होने वाला है। अब p इज इक्वल टू 5k को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 का मेरा LHS क्या है, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, और p के जगह पे हम 5k लिख देंगे, 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम इसको 5 से 25 को काट सकते हैं, 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब यहां भी हम ऑब्जर्व करें अच्छे से तो हमको क्या नजर आ रहा है, ये 5 इधर जो प्रोडक्ट में है इधर आ जाएगा q स्क्वायर के डिवाइड में, यानी q स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं ना ये जो q स्क्वायर है, z नहीं है ये स्क्वायर है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हम बोल सकते हैं ना, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है, वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब q भी डिविजिबल होगा 5 से, q इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर p एंड q, देखो p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं p एंड q आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 हम बोल सकते हैं p एंड q दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन हम यहां पे जो स्टार्टिंग में ही माने थे p और q क्या है, मेरा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, बाकी कोई और नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या देख पा रहे, p भी 5 से कट जा रहा है, q भी 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब जो हम यहां पे एजम्पशन माने थे p एंड q आर को प्राइम नंबर, वो गलत हो गया। इसका मतलब रूट 5 मेरा रैशनल नहीं हो सकता, रूट 5 मेरा रैशनल नहीं हो सकता, देयरफॉर our assumption is wrong, assumption is wrong, जो हम assume किए थे वो क्या है, गलत हो गया। this implies root 5 is an irrational number, ये क्या हो गया मेरा, irrational number हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब यहां अगर रूट 2 रहता तो वो वही काम करते, रूट 2 को रैशनल मानते, रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, फिर रूट 2 इज इक्वल टू इतना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं और दिखा देते हैं कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी p 2 से डिविजिबल होगा, फिर p इज इक्वल टू 2k मानते हैं, सेम वही काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको अच्छे से देखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम फिर से रिपीट कर दे, रूट 5 को हम रैशनल मान लिए, अब अगर रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q इधर डिवाइड में डिनोमिनेटर में, इधर प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये 5 हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी ये 5 p स्क्वायर से डिविजिबल है, यानी p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 5 से,
हम क्या किए, p अगर 5 से डिविजिबल है तो हम p इज इक्वल टू 5 के मान लिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 में जाके रख दिए और इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो हमको क्या मिल गया, q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। अब q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब q भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब p और q क्या है, दोनों 5 से डिविजिबल है। लेकिन हम क्या माने थे, p q को प्राइम नंबर है, उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, मगर हमको यहाँ पे 5 देखने को मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हम माने थे एजम्पशन लेट रूट 5 बी रैशनल नंबर, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और अगर वो गलत हो गया इसका मतलब हम बोल देंगे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हो सकता है वैल्यू रूट 5 की जगह रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, मगर अप्रोच हम लोगों का यही रहने वाला है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड होमवर्क शीट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको भी खुद से बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनेगा वो भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग को एक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई भी नॉन जीरो इरेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दी रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो irrational number is also an irrational number। यानी ये इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहां पे हम क्लियरली देख पा रहे, सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रूट 5, रूट 5 का रेसिप्रोकल यानी कि क्या हो गया, 1/√5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए, सिंपल 2 लाइन में बस स्टेटमेंट अगर हमको पता है तो आराम से हम लिख सकते हैं। हमको क्या करना था, 1/√5 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमको एक मतलब प्रॉपर्टी के बारे में पता है, द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वही काम कर दिए, सिंस रूट 5 मेरा एक इरेशनल नंबर है तो रेसिप्रोकल जो रूट 5 का होगा वो 1/√5 होगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस रिजल्ट को आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब यहां पे हमको बता दिया गया कि ये रूट 3 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, और हमको प्रूव करके दिखाना है 5 - 2√3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूव कर देते हैं। 9 क्लास का हम यहां पे रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे प्रूव करने के लिए। देखो एकदम सिंपल सा रिजल्ट है। देखो सिंस 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 मेरा क्या है, रैशनल नंबर, ये हम लोगों को पता है। यहां पे ये जो 2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। एंड ये जो रूट 3 है ये क्या है, गिवन है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 क्या हो गया, मेरा एक इरेशनल नंबर है। और हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे एक प्रॉपर्टी, याद है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational इज irrational। ये हम लोग 9 क्लास में रिजल्ट पढ़े हैं, irrational। तो इसका मतलब दिस देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 2 × √3 यानी कि क्या बनेगा, 2√3 जो बनेगा ये क्या होगा, irrational होगा, इज irrational, ये मेरा क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा। एंड साथ ही साथ यहां पे ये जो 5 है ये भी क्या है, मेरा एक रैशनल है। तो हम बोल सकते हैं एंड 5 इज अ रैशनल, 5 क्या है, एक मेरा रैशनल है। एंड ये जो 2√3 आया उसको हम लोग अभी क्या दिखाएं, इरेशनल दिखाए हैं। 2√3 इज
इरेशनल। ये इरेशनल तो हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे 9th क्लास में कि डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, हम लोग पढ़े थे। तो हम यहां वही काम करते हैं, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा 5 एक रैशनल है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे एक इरेशनल से 2√3 से, तो जो मेरा रिजल्ट बनने वाला है 5 माइनस 2√3 का वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इज इरेशनल। तो हम लोग स्टेटमेंट से ही इसको प्रूफ कर दिए। देखो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्या किए, हमको प्रूफ करके दिखाना था 5 माइनस 2√3 को क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन में बता दिया था ये जो √3 है ये क्या इरेशनल है। तो हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। अब यहाँ 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 है तो हम पहले यहां लिख दिए 2 क्या है, 2 एक मेरा रैशनल नंबर हो गया एंड √3 क्या है, इरेशनल हो गया। अब 2 और √3 किस रिलेशन में, प्रोडक्ट के रिलेशन में है, तो हम प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो ये 2 मेरा रैशनल है, √3 इरेशनल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट से जो रिजल्ट बनेगा 2√3 का वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वही लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। इसका मतलब 2 इंटू √3 से जो मेरा 2√3 बनेगा ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ पहला तो ये इरेशनल प्रूफ कर दिए, अब हमको पूरे को प्रूफ करना है, तो पूरे में मेरे पास 2 टर्म है, तो फिर से वही काम किए। 5 मेरा क्या है, एक रैशनल है, यहां हम लिख दिए 5 इज रैशनल, एंड 2√3 को भी जस्ट हम दिखाए ऊपर में प्रूफ करके इरेशनल है, तो यहां लिख दिए 2√3 क्या है, इरेशनल है। अब यहां हमको नजर आ रहा है डिफरेंस का रिलेशन है, माइनस का रिलेशन है, तो हम लिख दिए डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यानी 5 माइनस 2√3 को जो सॉल्व करने के बाद जो ये रिजल्ट हमको मिलेगा 5 माइनस 2√3 का, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो क्वेश्चन प्रूफ करने दिया गया था आसानी के साथ हम इसको प्रूफ कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल मेथड से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं P/Q के मेथड से, बट ये ज्यादा आसान है। इस तरीके से हम लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लिए 14, और इस 14 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में 4 बार में 12 आ जाएगा, और मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना। तो अब यहीं पे हमको सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हम एक काम करते, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव फील हो। देखो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर 14 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है पूरा पूरी। ये जो नंबर 14 है ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसी नंबर में अगर जो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है ये 2, अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे 14 में, अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, इस 14 में अगर ये रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर 12 मिल जाएगा। और ये जो नंबर मिल रहा है 12, ये 12 इस 3 से डिविजिबल है। ये जो नंबर 12 मिल रहा है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमको इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे क्या कहा गया है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 70 एंड 25 दोनों को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 125 को। जैसे एक नंबर है मेरे पास 70 है, और एक नंबर हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में 125। 70 है और एक नंबर 125, 2 नंबर हमको दिया गया है, और एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब नंबर सेम है दोनों केस में, यहां भी वही नंबर n है, यहां भी नंबर वही n है, लेकिन जब वो नंबर n को 70 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। इस केस में रिमाइंडर हमको नहीं पता आगे का काम क्या होने वाला है। और उसी नंबर n को अगर 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में हमको रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, 8 रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो मेरा नंबर 70 है उसमें अगर हम 5 को माइनस करेंगे, 70 में 5 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 65 मिल जाएगा। और ये 65 इस n से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और हम बोल सकते हैं कि 65 इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n, 65 n से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 125
को n से डिवाइड कर रहे तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 125 में अगर हम इस 8 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 117 और ये 117 n से डिविजिबल होगा, यानी हम बोल सकते हैं 117 इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, 65 भी n से डिविजिबल है, 117 भी n से डिविजिबल है, और हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का मतलब हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करने के लिए बोला गया, मतलब कि हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117, हमको ये फाइंड एक्चुअली में करना है। अब अगर हमको 65 और 117 का HCF निकालना तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाला है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहला नंबर 65 लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, किसके टेबल से ये कट रहा है, 5 के टेबल से ये कटेगा 13 बार में, और 13 के टेबल में 1 बार में, यानी 5 इंटू 13 लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 13 लिख सकते हैं। और मेरा दूसरा नंबर है 117। अब 117 हमको पता है 13 9 जा 117 होता है, और हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 13। अब अगर हम गौर से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर चाहिए जो दोनों में मौजूद है। तो हम क्लियरली देख पा रहे 13 दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद है। इसका मतलब जो मेरा HCF हो जाएगा 65 का और 117 का, वो मेरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। यानी कि हमको जो बोला गया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड करेगा 70 को और 125 को, लीव करेगा रिमाइंडर 5 और 8, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 13 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज जो भी चीज बताया गया है हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक या पोर्शन जो बताया गया हो लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मन करता है इंस्टाग्राम में सवाल करने का, तो वहां भी आप डी एडुकेटेड घोस्ट में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये सारे मोड अच्छा नहीं, मतलब सुटेबल नहीं, कन्वीनियंट नहीं है, फील नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर एक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है। एंड साथ ही साथ आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ में डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा एक होमवर्क शीट। तो आपको क्या करना है, उस होमवर्क शीट को खुद से बनाने की कोशिश करना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है। अगर लगता है हमसे नहीं बनेगा, अटक जा रहे हैं, तो खास आपके लिए उस सारे होमवर्क शीट के प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है, देन वीडियो सॉल्यूशन देखना है। अगर खुद से बन जाता है तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश करना है। इससे होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये चीज जो मैं कह रहा हूं, ये चीज पे आपको फोकस करना है, खुद से होमवर्क शीट एटलीस्ट बनाने की कोशिश करना है। और वो होमवर्क शीट सारा PYQs बेस्ड होगा और वही क्वेश्चन दिया गया है जो कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में सिखाया गया है। तो उसको खुद से बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।